बड़ा आया था लड़ाका, जूलिया से लड़ने चला था। जूलिया ने नफरत भरे लहजे में कहा। क्रॉस्टी और सालिया तेजी से उसके करीब आ गई। वेरी गुड जूलिया, आखिरकार तुम तनवीर जैसे फाइटर को जेर करने में कामयाब हो गई हो। क्रॉस्टी ने आगे बढ़कर जूलिया की तारीफ करते हुए कहा। माफ करना जूलिया, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर तुमने मेरी आवाज का फायदा उठाया है, वरना तनवीर किसी भी तरह तुमसे हार मानने के लिए तैयार नहीं था। सालिया ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा तो जूलिया उसे गुस्सीली नजरों से घूरने लगी। छोड़ो, जूलिया ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। तनवीर भी इसकी तरह तरबियत याफ्ता है, वो भला आसानी से शिकस्त कैसे खा सकता था। इसके लिए जूलिया को किसी ऐसे ही मौके की जरूरत थी, वरना शायद इनकी लड़ाई कभी खत्म न होती। जूलिया को घूरते देखकर क्रॉस्टी ने उसके हक में बात करते हुए कहा। बहरहाल तनवीर बेहोश हो गया है, हमें उसे बांध लेना चाहिए। अगर उसे होश आ गया तो वो एक बार फिर मरने मारने पर उतर आएगा। इसे बांधकर हम चीफ को रिपोर्ट दे देंगे, फिर चीफ जाने और तनवीर जाने। सालिया ने भी जूलिया का गुस्सेला अंदाज देखकर बात बदलते हुए कहा। उसी लम्हे जूलिया की कलाई पर जरबे लगने लगी। ओ, शायद चीफ की कॉल है, जूलिया ने चौंक कर कहा तो सालिया और क्रॉस्टी भी चौंक पड़ी। जूलिया ने रिस्ट वॉच का बटन खींचा और थोड़ा सा घुमाकर दोबारा अंदर प्रेस कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो बटन को दोबारा प्रेस करके कॉल सुनती, अचानक तनवीर की कार से कोई चीज उड़ती हुई उनके करीब आ गिरी। इससे पहले कि वो उस चीज को देखती, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी देव ने उसे उठाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया हो। वो उड़ती हुई सड़क के किनारे पर गिरी और उसे अपने जिस्म से यकलक जान निकलती हुई महसूस हुई। उसने जोर से सर झटका, मगर बेसूद। दूसरे लम्हे उसके जहन पर तारीकी की चादर चढ़ती चली गई। सालिया और क्रॉस्टी का भी जूलिया जैसा ही हश्र हुआ था। वो दोनों उछलकर सड़क के दरमियान में गिरी थी और बेहोश हो गई थी। उसी लम्हे तनवीर की कार का दरवाजा खुला और तनवीर बुरी तरह जख्मी हालत में कार से बाहर निकल आया। विंड स्क्रीन से टकराने की वजह से वो खासा जख्मी हो गया था। उसका सारा चेहरा खून से भरा हुआ था। जूलिया ने मौके का फायदा उठाकर वाकई उस पर भरपूर वार किया था और उसे कार की विंड स्क्रीन पर उछाल फेंका था, जिससे तनवीर खासा जख्मी हो गया था। कार में गिरते ही वो एक लम्हे के लिए बेहिस व हरकत हो गया था और यूं बन गया था जैसे बेहोश हो गया हो। फिर उसने जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया को बातें करते देखा तो उसने गैर महसूस अंदाज में हाथ बढ़ाकर कार का डैशबोर्ड खोला और उसमें मौजूद एक गैस बम निकालकर उसका बटन प्रेस करके बम ऑन करते हुए टूटी हुई विंड स्क्रीन के खला से उनकी तरफ उछाल दिया था। बम के धमाके के प्रेशर ने उन तीनों को उछाल फेंका था और बम से निकलने वाली जूद असर गैस ने उन्हें एक लम्हे में बेहोश कर दिया था। तनवीर ने जख्मी होने के बावजूद अपना सांस रोक रखा था ताकि गैस का असर उसे ना हो सके। वो चंद लम्हे इसी तरह सांस रोके खड़ा रहा, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस बहाल करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक गैस के असरात हवा में ज़ाहिर हो चुके थे। उसी लम्हे तनवीर की कार से टू टू की तेज आवाज सुनाई दी तो तनवीर बेख्तियार चौंक पड़ा। वो तेजी से कार में दाखिल हुआ। टू टू की आवाज डैशबोर्ड से आ रही थी। तनवीर ने डैशबोर्ड खोला और उसमें से एक जदीद साख का सेल फोन जैसा ट्रांसमीटर निकाल लिया। टू टू की आवाज उसमें से आ रही थी। तनवीर ने फौरन ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से ब्लैक जैक की तेज आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, ब्लैक जैक कॉलिंग। तनवीर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? ओवर। ब्लैक जैक ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस चीफ, तनवीर अटेंडिंग यू। ओवर। तनवीर ने एक और बटन प्रेस करते हुए कहा। तुम कहाँ हो तनवीर, और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जैक ने तेज लहजे में कहा, जैसे वो किसी स्क्रीन पर उसे देख रहा हो। चीफ, जूलिया और उसकी दो साथी लड़कियां मेरे आड़े आ गई थी। मेरी जूलिया से खौफनाक फाइट हुई है, जिसके नतीजे में हम दोनों जख्मी हो गए हैं। जूलिया किसी तरह मुझसे हार मानने पर आमादा ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने एम के गैस बम मारकर उन्हें बेहोश कर दिया है। ओवर। तनवीर ने कहा। ओ, तुम तो खासी जख्मी नजर आ रहे हो। ओवर। ब्लैक जैक ने कहा। यस चीफ, जूलिया ने मार्शल आर्ट का वार करके मुझे कार की विंड स्क्रीन पर उछाल फेंका था। स्क्रीन टूटने की वजह से मैं वाकई जख्मी हो गया हूँ। ओवर। तनवीर ने कहा। मैंने तुम्हें जोसेफ को लेने भेजा था, उसका तुमने क्या किया है? ओवर। ब्लैक जैक ने पूछा। वो बेहोश है चीफ और मेरी कार की डिग्गी में मौजूद है। ओवर। तनवीर ने कहा। गुड, वेरी गुड तनवीर। जोसेफ और उन तीनों लड़कियों को लेकर फौरन हेडक्वार्टर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओवर। ब्लैक जैक ने कहा। चीफ, क्या इन तीनों को लाना जरूरी है? अगर आप हुक्म दे तो मैं इन तीनों को यही गोलियां मारकर ला कर देता हूँ। ओवर। तनवीर ने कहा। नहीं, उन्हें गोलियां मारने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम मेरे पास ले आओ, मुझे उनकी जरूरत है। ओवर। ब्लैक जैक ने सख्त लहजे में कहा। ओके चीफ, जैसे आपका हुक्म। ओवर। तनवीर ने कहा। गुड, जल्दी करो और जल्द अज जल्द हेडक्वार्टर पहुंच जाओ। मादाम सितारा तुम्हारी ड्रेसिंग कर देगी, कहीं तुम्हारे जख्म खराब ही ना हो जाए, मुझे अभी तुम्हारी बेहद जरूरत है। ओवर। ब्लैक जैक ने कहा। ओके चीफ, मैं आ रहा हूँ। ओवर। तनवीर ने कहा तो ब्लैक जैक ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया।
तनवीर ने ट्रांसमीटर दोबारा डैशबोर्ड में रखा और एक बार फिर कार से निकल आया। वो लड़खड़ाता हुआ जूलिया के करीब आया। चंद लम्हे वो गौर से जूलिया को देखता रहा। फिर उसने सर झटक कर दोनों हाथों से जूलिया को उठाया। उसने कार की डिग्गी पर डालकर उसने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। फिर उसने जूलिया को डिग्गी से उठाकर कार की पिछली सीट पर बैठने वाले अंदाज में डाल दिया। जूलिया को कार में डालकर वो क्रॉसटे की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर ले आया। इस तरह उसने आखिर में सालिया को उठाया और तीनों को कार की पिछली सीटों पर बैठने वाले अंदाज में डालकर कार का दरवाजा बंद कर दिया। उन तीनों के सर ढलके हुए थे। तनवीर ने उन पर जिस गैस बम का इस्तेमाल किया था वो जानता था कि उस गैस के जेर असर उन तीनों के जल्द होश में आने का कोई इम्कान नहीं है। वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने कार स्टार्ट की और कार को बैक करके जूलिया की कार से हटाकर पीछे लाया और फिर घुमाकर वो जूलिया की कार को क्रॉस करता हुआ दूसरी तरफ आ गया। इस कदर जख्मी होने के बावजूद वो पूरी तरह चाको चौबंद था। वो निहायत तेज रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसकी कार को एक जोरदार झटका लगा। उसने चौंक कर पलट कर देखा तो जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया एक दूसरे पर लुढ़की हुई थी। अलबत्ता उगबी विंड स्क्रीन में उसे कार की डिग्गी खुली हुई नजर आ रही थी। ओ, ये डिग्गी कैसे खुल गई? मैंने तो इसे लॉक लगा रखा था। तनवीर के मुंह से हैरतज़दा आवाज निकली। उसने फौरन कार की रफ्तार कम करते हुए उसे रोक लिया। कार रोककर वो तेजी से कार से निकला और कार का सहारा लेते हुए कार के उकम में आ गया। दूसरे लम्हे खाली डिग्गी देखकर उसके होंठ सुकड़ गए। जोसेफ डिग्गी से गायब था। तनवीर ने पलट कर देखा मगर धुंध और अंधेरे के बाद उसे कुछ दिखाई न दिया। उसी लम्हे डैशबोर्ड में पड़े हुए ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज एक बार फिर उभरने लगी। संगी और थ्रेसिया अभी दूसरे कमरे में पहुंचे ही थे कि अचानक कमरे में सायरन नुमा हल्की सी आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर वो दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। ओ, कोई रिहाइशगाह में दाखिल हुआ है, संगी ने तेज लहजे में कहा। दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से उसी कमरे की शुमाली दीवार की तरफ झपटा। उसने दीवार के निचले हिस्से पर मखसूस अंदाज में ठोकर मारी तो सरर की आवाज के साथ दीवार के दरमियानी हिस्से में एक दरवाजा नुमा खला बन गया। दूसरी तरफ सीढ़ियां नीचे जा रही थी। संगी बर्क रफ्तारी से सीढ़ियां उतरता चला गया। नीचे एक छोटा सा कमरा था जो रोशन था। उस कमरे में एक बड़ी सी टेबल पर मशीन पड़ी थी। मशीन के साथ दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी जो ऑफ थी। अलबत्ता मशीन पर लगे छोटे छोटे चंद बल्ब जल रहे थे जिनसे मालूम होता था कि मशीन ऑन है। मशीन के सामने एक कुर्सी पड़ी थी। संगी फौरन कुर्सी पर जा बैठा। उसने स्क्रीन के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन रोशन होती चली गई। स्क्रीन पर एक साया सा रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था। कौन हो सकता है? थ्रेसिया ने संगी से मुखातिब होकर कहा जो उसके पीछे नीचे आ गई थी। अभी मालूम हो जाता है, संगी ने होंठ भींचते हुए कहा। फिर उन्होंने उस साये को अंधेरे से निकलकर रोशन रिहायशी हिस्से की तरफ आते देखा। जो ही वो रोशनी में आया उसे देखकर संगी और थ्रेसिया बुरी तरह से उछल पड़े। आने वाला इमरान था जिसे वो लाखों इंसानों में पहचान सकते थे। इमरान को देखकर उन दोनों की आंखें फैल गई थी। ये इमरान, ये यहाँ क्या कर रहा है? थ्रेसिया के मुंह से हैरत भरे लहजे में निकला। न जाने इस शैतान को हमारे बारे में कैसे पता चल जाता है। यह हर उस जगह आ धमकता है जहाँ हम मौजूद होते हैं। संगी ने जबड़े भींचते हुए कहा। इमरान को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया था और उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। इस इंसान ने तो वाकई मेरी खोपड़ी चटका कर रख दी है। ये वाकई जादूगर है जो इस कदर अचानक और आसानी से हमारे सरों पर पहुंच जाता है। अगर तुमने रिहाइशगाह में रेस न पहलाई होती तो हमें इसके आने की खबर ही न हो सकती थी। थ्रेसिया ने भी होंठ भींचते हुए कहा। मुझे शैतान का खदशा था, इसलिए मैं इस बार इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था। संगी ने कहा। तो सोच क्या रहे हो? मौका अच्छा है, ये दालान में आ गया है। दालान की छत पर तुमने बेयम लगा रखा है, उसे ऑन करो और उस पर रेड लाइट फायर कर दो। ये एक लम्हे में जलकर भस्म हो जाएगा। थ्रेसिया ने कहा। नहीं, आने तो इसे अंदर, मैं इसे भी हलाक नहीं करना चाहता। संगी ने कहा। स्क्रीन पर इमरान लकड़ी और शीशे के दरवाजे पर खड़ा एक लेजर गन से दरवाजे का लॉक पिघला रहा था। क्या कहा तुमने? इसे तुम हलाक नहीं करना चाहते, मगर क्यों? थ्रेसिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसे यहाँ देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम जिसे डॉक्टर इरशाद समझकर यहाँ लाए हैं इसमें इमरान की कोई चाल थी। संगी ने कहा। ओ, मगर इससे कैसे मालूम हुआ होगा कि हम यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ डॉक्टर इरशाद के लिए आया है? थ्रेसिया ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। ये सब कुछ इमरान खुद बताएगा। अब खामोश हो जाओ, वो कमरे में दाखिल हो रहा है। संगी ने कहा तो थ्रेसिया खामोश हो गई। स्क्रीन पर इमरान निहायत एहतियात से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और कदम उठाता हुआ दाएं तरफ मौजूद राहदारी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ता देखकर संगी ने मशीन के एक बटन पर उंगली रख दी। जैसे ही इमरान आगे आया उसने बटन को प्रेस कर दिया। बटन के प्रेस होते ही राहदारी के दरवाजे पर लगा हुआ एक बल्ब रोशन हो गया।
दूसरे लम्हे उन्हें इमरान को टटकते और फिर लड़खड़ाकर गिरते देखा। उसे गिरते देखकर संगी के होठों पर सफाकाना मुस्कुराहट उभर आई। ये तुमने क्या किया है? इमरान को इस तरह गिरते देखकर थ्रेसिया ने चौंकते हुए कहा। मैंने कहा है ना कि मैंने शैतान से बचने का यहाँ पूरा इंतजाम कर रखा है। जिस तरह मैंने इमारत के इर्द गिर्द रेस फैला रखी है ताकि अगर कोई रिहायशगाह में हमारी इजाजत के बगैर दाखिल हो तो फौरन सायरन बज जाता है और हम खबरदार हो जाते हैं। इसी तरह मैंने रिहायशगाह के हर कमरे और हर हिस्से में बीएम और विकोटी बल्ब लगा रखे हैं। बीएम से तो रेड रेस फायर करके इंसान को एक लम्हे में जलाकर भस्म किया जा सकता है, लेकिन विकोटी बल्ब से ऐसी रोशनी निकलती है जो इंसानी दिमाग के खुलियों को एक लम्हे में जाम कर देती है और इंसान चाहे कितना ही ताकतवर जहन का मालिक हो, एक लम्हे में बेहोश हो जाता है। इमरान के साथ भी यही हुआ है। विकोटी लाइट ने उसके दिमागी खुलियों को साकित करके उसे बेहोश कर दिया है। अब उसे जब तक एंटी विकोटी इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, उसके दिमागी खुलिये हरकत में नहीं आएंगे। इस हालत में उसकी मौत भी वाकई हो सकती है, संगी ने कहा। लेकिन तुम इसे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? थ्रेसिया ने कहा। डॉक्टर इरशाद तक पहुंचने का हमारे हाथ आसान जरिया आ गया है, तो मैं उसे कैसे जाने दूं, बजाय इसके कि मैं किसी दूसरे पर तशद्दुद करके उससे डॉक्टर इरशाद के बारे में पूछूं, वो फिर भी कुछ बताए या ना बताए। इमरान तो बता सकता है। अगर उसने मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की है तो मैं भी उसके साथ गेम खेलूंगा और उसी के जरिए डॉक्टर इरशाद तक पहुंचूंगा, संगी ने कहा। इमरान ढीठ मिट्टी का बना हुआ है। तुम कोई भी गेम खेल लो, ये तुम्हें डॉक्टर इरशाद के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा। थ्रेसिया ने मुंह बनाकर कहा। बताएगा, सब कुछ बताएगा, तुम बस देखती जाओ, संगी ने कहा। उसके होठों पर एक जहर अंकेज और पुरइसरार से मुस्कुराहट खिल रही थी। वो कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ, संगी ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो थ्रेसिया जो उसके पीछे कदम उठाने लगी थी वहीं रुक गई। लगता है संगी का दिमाग खराब हो गया है। ये इमरान को अच्छी तरह जानता है और फिर भी सोच रहा है कि इमरान उसे डॉक्टर इरशाद तक पहुंचा देगा। थ्रेसिया ने सर झटकते हुए कहा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा जहां इमरान बदस्तूर बेहोश पड़ा था। चंद लम्हों बाद उसने संगी को उस कमरे में आते देखा। उसने इमरान को चेक किया और फिर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाकर उसे उठाया और सोफे पर डाल दिया। संगी ने इमरान की कलाई से उसकी रिस्ट वॉच उतारी और उसे लेकर राहदारी वाले दरवाजे की तरफ आ गया। कुछ ही देर में वो इमरान की रिस्ट वॉच लेकर थ्रेसिया के पास आ गया। ये तुम इमरान की रिस्ट वॉच क्यों उतार लाए हो? थ्रेसिया ने पूछा। खामोश रहो, मैं दूसरे तहखाने में जा रहा हूँ, तुम स्क्रीन पर नजर रखो। इमरान को कोई साथी अगर अंदर आता नजर आए तो उसे बीएम से रेड रेस फायर करके हलाक कर देना, संगी ने कहा और रुके बगैर शुमाली दीवार की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ एक दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। पता नहीं ये करना क्या चाह रहा है, थ्रेसिया ने मुंह बनाते हुए कहा और स्क्रीन के सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें मुसलसल सोफे पर पड़े हुए इमरान पर जमी हुई थी। इमरान ने जब से उसे कैद किया था उसके दिल में इमरान के लिए सारी हमदर्दी और मोहब्बत खत्म हो गई थी और यही वजह थी कि इमरान को देखकर उसका चेहरा नफरत से बिगड़ गया था। वो इमरान को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे इमरान को जिंदा देखकर उसे शदीद गुस्सा आ रहा हो। सुप्रीम कमांडर ने उसे डॉक्टर इरशाद को लाने के लिए संगी के साथ भेज तो दिया था, लेकिन उसने थ्रेसिया को सख्ती से हिदायत दी थी कि वो संगी के साथ मिलकर इस मिशन पर काम करेगी और उसे संगी के कहने के मुताबिक चलना होगा। संगी और थ्रेसिया जीरो लैंड के लिए मिशन पर अलग अलग रहकर काम करते थे और जरूरत के वक्त वो एक दूसरे के साथ भी मिल जाते थे, मगर इसके बावजूद वो एक दूसरे के पाबंद नहीं होते थे। लेकिन इस बार सुप्रीम कमांडर ने थ्रेसिया को संगी का पाबंद कर दिया था, जिसका कहना था कि पाकिस्तान में अमूमन मिशनों की नाकामी थ्रेसिया की वजह से ही होती थी, जो इमरान के लिए दिल में नरम गोशा रखती थी और हर बार इमरान उसकी वजह से उनके हाथों से बच निकलता था। थ्रेसिया ने सुप्रीम कमांडर को ये यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की थी कि उसके दिल में इमरान की हमदर्दी और मोहब्बत खत्म हो चुकी है और वो संगी से ज्यादा इमरान से नफरत करती है। उसे संगी का पाबंद न किया जाए, वो डॉक्टर इरशाद के सिलसिले में अपने तौर पर काम करेगी, मगर सुप्रीम कमांडर ने उसकी तमाम बातें मुस्तरद करते हुए सख्ती से उसे संगी का पाबंद रहने पर मजबूर कर दिया था। यही वजह थी कि अब थ्रेसिया का बस नहीं चल रहा था, वरना वो इमरान को बेहोशी के आलम में ही हलाक करने के लिए बेचैन हो रही थी। लेकिन संगी इमरान को न जाने क्यों जिंदा रखना चाहता था। वो चाहने के बावजूद कुछ न कर सकती थी, इसलिए स्क्रीन पर इमरान को देखकर वो गुस्से और नफरत से होंठ काटती रही। 10 मिनट बाद संगी दूसरे कमरे से मुस्कुराता हुआ निकला। उसके हाथ में बदस्तूर इमरान की रिस्ट वॉच थी। अब कुछ बताओ तो सही, आखिर तुम कर क्या रहे हो? थ्रेसिया ने उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाए हुए लहजे में कहा। वापस आकर बताता हूँ, संगी ने मुस्कुराते हुए कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर गया और फिर चंद लम्हों के बाद वो दोबारा उस कमरे में नजर आया जहां इमरान बेहोश पड़ा था। उसने रिस्ट वॉच इमरान के उस हाथ में पहना दी जिससे वो उतार कर लाया था। फिर उसने जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकालकर सोफे के करीब पड़ी हुई मेज पर रखा और जेब से एक छोटी सी डबिया निकाल ली। उसने डबिया खोली। डबिया में चंद छोटे छोटे इंजेक्शन मौजूद थे। संगी ने एक इंजेक्शन निकालकर डबिया बंद की और जेब में डाल ली। फिर उसने इंजेक्शन इमरान की एक मखसूस रग में लगा दिया। इंजेक्शन में जर्द रंग का महलूल भरा हुआ था जिसे संगी ने इमरान की गर्दन में इंजेक्ट कर दिया था। इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद संगी ने इमरान की गर्दन से सुई निकाली और उसे एक तरफ उछाल दिया। फिर वो वापस पलटा और चंद लम्हों बाद वो दोबारा थ्रेसिया के पास आ गया। थ्रेसिया उसे गहरी नजरों से देख रही थी। अब उसने संगी से कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी। मशीन का ग्रीन बटन प्रेस कर दो, संगी ने थ्रेसिया से मुखातिब होकर कहा तो थ्रेसिया ने बटन प्रेस कर दिया। सरर की आवाज के साथ सीढ़ियों का दरवाजा बंद होता चला गया। ये क्या? ये तुमने दरवाजा क्यों बंद करा दिया है? थ्रेसिया ने चौंक कर कहा। संगी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसके हाथ में वही ट्रांसमीटर थी जिस पर उसने सुप्रीम कमांडर और फिर जीरो ग्रुप के शारमन से बात की थी। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और फिर उस पर लगा हुआ सब्ज बल्ब जलते देखकर उसने तेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। हेलो हेलो शारमन, एसएच बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? ओवर, संगी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस सर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से शारमन की आवाज सुनाई दी। कहाँ हो तुम? ओवर, संगी ने पूछा। सर, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बाद मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, मैं रास्ते में हूँ। ओवर। शारमन की आवाज सुनाई दी। नहीं शारमन, तुम अपने ग्रुप को लेकर वापस चले जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। ओवर, संगी ने कहा। तो उसकी बात सुनकर थ्रेसिया चौंक पड़ी। मगर सर। ओवर। दूसरी तरफ से शारमन ने हैरत भरे लहजे में कहा। नॉनसेंस, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा करो, तुम मेरी रिहाईगाह में नहीं आओगे, समझे तुम? ओवर। संगी ने गुर्राते हुए कहा। यस सर, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। ओवर। दूसरी तरफ से शारमन ने कहा। गुड, वापस जाकर मेरी कॉल का इंतजार करो, मैं कभी भी और किसी भी वक्त तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। ओवर। संगी ने कहा। ओके सर, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। ओवर। शारमन ने कहा तो संगी ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। संगी, सुप्रीम कमांडर ने मुझे तुम्हारा पाबंद कर रखा है। वरना? थ्रेसिया ने उसे गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा। वरना? वरना क्या? संगी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वरना मैं इमरान के साथ साथ तुम्हारे भी टुकड़े उड़ा देती। तुम इमरान को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुप्रीम कमांडर से तुमने कहा था कि इमरान हर बार मेरी वजह से तुम्हारे हाथों से बच निकलता है, अब तुम खुद क्या कर रहे हो? थ्रेसिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। वैसे भी इमरान को हलाक करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कमांडर ने हमें नहीं दी। इसकी हलाकत के लिए ब्लैक जैक और मादाम सितारा यहाँ मौजूद है, फिर हमें क्या जरूरत है जो हम खामखा इसके खून से अपने हाथ रंगते फिरे? संगी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? थ्रेसिया ने उसे मुस्कुराते देखकर मुंह बनाते हुए कहा। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे सामने आ जाएगा, संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने होंठ बीच लिए। जहन्नुम में जाओ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, थ्रेसिया ने गुस्सेले लहजे में कहा और यूं मुंह बनाकर बैठ गई जैसे अब वाकई उसने संगी से कुछ न पूछने का हतमी फैसला कर लिया हो। गुस्से में तुम और ज्यादा हसीन हो जाती हो, मैं तो कहता हूँ तुम हमेशा इसी तरह गुस्से में रहा करो, संगी ने हंसते हुए कहा। मगर थ्रेसिया ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। अचानक कमरे में एक बार फिर सायरन की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों चौंक पड़े। ओ, शायद इमरान के बाकी साथी भी अंदर आ गए हैं, थ्रेसिया ने कहा। आने तो उन्हें भी, संगी ने मुतमईन लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या इमरान की तरह तुम उन्हें भी जिंदा रखना चाहते हो? थ्रेसिया ने उसका लहजा सुनकर चौंक कर कहा। हाँ, मैं जो खेल खेल रहा हूँ उसके लिए उन सबका जिंदा रहना बेहद जरूरी है, संगी ने कहा। लेकिन थ्रेसिया ने कहना चाहा, फिर उसने खुद ही होंठ बीच लिए जैसे उसे संगी से कुछ न पूछने की कसम याद आ गई हो। चंद ही लम्हों में स्क्रीन पर उन्हें इमरान के दो साथी दिखाई दिए। उनके पास मशीन पिस्टल थे। इमरान को सोफे पर बेहोश देखकर वो दोनों चौंक पड़े थे। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़े। ओ, इमरान साहब तो यहाँ बेहोश पड़े हैं, उनमें से एक नौजवान ने कहा। लगता है संगी और थ्रेसिया यहाँ से निकल गए हैं, दूसरे नौजवान ने कहा। उसी लम्हे उनके मस्जिद दो साथी अंदर आ गए। ओ, ये इमरान साहब को क्या हुआ है? आने वाले एक नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। पता नहीं, हम अंदर आए तो ये यहाँ बेहोश पड़े थे, पहले आने वाले एक नौजवान ने कहा। कैप्टन शकील कहाँ है? एक नौजवान ने पूछा। वो बाहर मौजूद है, कोठी खाली मालूम होती है, मगर कैप्टन शकील का ख्याल है कि उसे बाहर रहना चाहिए, किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी हो सकता है, दूसरे नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है,
नुमानी, तुम इमरान साहब को होश में लाने की कोशिश करो, मैं साथियों के साथ अंदरूनी हिस्सों को चेक करता हूँ, एक नौजवान ने कहा। तो दूसरे नौजवान ने अजबात में सर हिला दिया। फिर उनमें से एक नौजवान इमरान के पास रुक गया, जबकि 3 अफराद मशीन पिस्टल लिए हुए राहदारी वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। कहीं ये लोग तहखाने का रास्ता न खोल ले, थ्रेसिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, ये तहखाने तक नहीं पहुंच सकेंगे, मैंने इसीलिए तुमसे तहखाने का दरवाजा बंद कराया है। दूसरी तरफ लाकून एनिमल का पेंट है, उस पेंट की वजह से उन्हें दरवाजे की मामूली सी दरज भी दिखाई नहीं देगी। और यहाँ राइको एस टॉप मशीन मौजूद है, इस मशीन से ऐसी रेज निकल रही है, अगर ये लोग यहाँ जदीद से जदीद आलात भी ले आए तब भी वो इन तहखानों को तलाश नहीं कर सकेंगे। अगर इन्होंने फर्शों को ठोक बजाकर तहखानों के बारे में जानने की कोशिश की तब भी इन्हें इस इमारत में किसी तहखाने का एहसास नहीं होगा। वाइको एस टॉप मशीन की रेस की वजह से उन्हें कमरे का फर्श ठोस ही मालूम होगा, संगी ने कहा। तो थ्रेसिया ने कंधे उचका दिए। इमरान के पास खड़ा नौजवान इमरान को होश दिलाने की कोशिश कर रहा था, वो इमरान के कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ रहा था। इमरान साहब, होश में आए इमरान साहब, मैं नुमानी हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नौजवान इमरान को झंझोड़ते हुए कह रहा था। आखिर उसकी कोशिशें रंग लाई और चंद ही लम्हों में इमरान ने आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलते देखकर नौजवान के चेहरे पर सुकून आ गया। इमरान चंद लम्हे जैसे खाली खाली नजरों से उसे देखता रहा, फिर वो एक झटके से उठ बैठा। हाय, मैं कहाँ हूँ और तुम मौत के फरिश्ते तो नहीं लगते, तुम्हारा चेहरा तो मेरे यार नुमानी मियाँ से मिलता जुलता है। इमरान ने होश में आते ही कहा तो नुमानी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुदा का शुक्र है कि आप होश में आ गए, वरना मैं परेशान हो रहा था, नुमानी ने कहा। ओ, मैं भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम सचमुच नुमानी हो, वरना मैं भी परेशान हो रहा था कि मौत का फरिश्ता नुमानी के रूप में ना आ गया हो। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। आप बेहोश कैसे हो गए थे इमरान साहब? संगी और थ्रेसिया कहाँ हैं जिनके शिकार के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था? नुमानी ने कहा। क्या मतलब? कोठी में तुम्हें संगी और थ्रेसिया नहीं मिले? इमरान ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर यकलक संजीदगी छा गई थी। संगी और थ्रेसिया खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। नहीं, हम कोठी में दाखिल हुए तो कोठी में हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हम चारों तरफ फैल गए मगर कोठी के अहाते में कोई नहीं था। फिर मैं और सफदर यहाँ आए तो आप बेहोश पड़े दिखाई दिए। हम आपको बेहोश देखकर परेशान हो गए थे, नुमानी ने कहा। बाकी सब कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। कैप्टन शकील बाहर मौजूद है, जबकि सफदर, सिद्दीकी और चौहान अंदर गए हैं, नुमानी ने कहा। और उसी लम्हे उसके बाकी साथी उस नौजवान को उठाए हुए वहां आ गए जिसे संगी और थ्रेसिया डॉक्टर इरशाद समझकर उठा लाए थे। ओ, इमरान साहब, आपको होश आ गया, एक नौजवान ने इमरान को होश में देखकर कहा। तो क्या मैं तुम्हें बेहोश नजर आ रहा हूँ? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। इमरान साहब, ये शख्स हमें एक कमरे से मिला है, इसे स्ट्रेचर पर बेल्ट की मदद से बांधा गया था। बाकी हमने सारी कोठी छान मारी है मगर यहाँ न संगी मौजूद है और न थ्रेसिया और न ही उनके कोई साथी, आने वाले नौजवान ने कहा। लगता है संगी और थ्रेसिया मुझे यहाँ देखकर निकल गए हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर वो मुझे बेहोश कर सकते थे तो उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? वो चाहते तो आसानी से मुझे बेहोशी की हालत में ही हलाक कर सकते थे, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो संगी के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, वाकई हैरान कुन बात है। ब्लैक जैक और मादाम सितारा अगर यहाँ हम सबकी हलाकत के लिए आए हैं तो संगी और थ्रेसिया के लिए आपको हलाक करने का मौका अच्छा था। उन्होंने आपको बेहोश करने पर ही इक्तफा क्यों किया था? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बहरहाल ये उनकी मेहरबानी है जो मुझ गरीब को जिंदा छोड़ गए हैं, वरना तुम सब मेरे सराहने खड़े होकर मेरे लिए फातह ख्वानी कर रहे होते, इमरान ने कहा। और फिर उसने आगे बढ़कर बेहोश नौजवान को चेक किया तो उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। हैरत है, संगी और थ्रेसिया जरूरत से ज्यादा ही रहमदिल हो गए हैं, उन्होंने मुझे भी जिंदा छोड़ दिया है और इसे भी कुछ नहीं कहा, इमरान ने चौंकते हुए कहा। यह है कौन और इसे संगी और थ्रेसिया ने बेहोश करके बांध क्यों रखा था? सफदर ने कहा। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, तुम सब एक बार फिर कोठी को चेक करो, मुझे लग रहा है कि संगी और थ्रेसिया यहीं कहीं मौजूद है, इमरान ने कहा। तो उसकी बात सुनकर थ्रेसिया चौंक पड़ी और गुस्सीली नजरों से संगी को घूरने लगी, मगर संगी के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। हमने हर तरह का इत्मीनान कर लिया है इमरान साहब, लेकिन आप कहते हैं तो हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं, सफदर ने कहा। तहखानों के इम्कान को नजरअंदाज न कर देना, इमरान ने कहा। तो वो सर हिलाकर कमरे से निकल गए। वो सब राहदारी की तरफ गए थे। वाकई मेरा दिमाग माउफ हो गया है, संगी और थ्रेसिया के पास मुझे हलाक करने का बेहतरीन मौका था, इस मौके को उन्होंने जाय क्यों कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं संगी मुझे हलाक करना चाहता हो और थ्रेसिया उसके आड़े आ गई हो, उसने मेरी मोहब्बत से मजबूर होकर मुझे संगी के हाथों मरने से बचा लिया हो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुमसे मोहब्बत करती है अब मेरी जूती, संगी ने न जाने किस मकसद के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, अगर मैं उसकी पाबंद न होती तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन दबा देती। इमरान की बात सुनकर थ्रेसिया ने गुर्राते हुए कहा तो संगी बेख्तियार हंस पड़ा। इत्मीनान रखो थ्रेसिया,
एक बार मेरा काम हो लेने दो, फिर तुम इमरान को हलाक करके बेशक उसकी बोटियां बोटियां करके खा जाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। संगी ने कहा, शट अप, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रही। थ्रेसिया ने उस पर उलटते हुए कहा। इमरान सोफे पर बैठ गया था और गहरी सोचों में नजर आ रहा था। उसकी नजर अभी तक बेस पर पड़े हुए टेप रिकॉर्डर पर नहीं पड़ी थी। फिर अचानक उसकी नजरें टेप रिकॉर्डर पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसे टेप रिकॉर्डर की तरफ बढ़ता देखकर संगी ने एक तवील सांस लिया, जैसे वो इतनी देर से इसी इंतजार में था कि इमरान की नजर उस टेप रिकॉर्डर पर कब पड़ती है।